नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने और चांदी का भाव पिछले कुछ दिनों से लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और अभी 2-3 दिन से कहीं ना कहीं एक जगह भाव ठहरा हुआ है। तो ये क्यों ठहरा हुआ है और चांदी में क्या कुछ हो सकता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल से वंदना जी हैं। वंदना जी, आपको नमस्ते और आपका स्वागत है। नमस्ते सर, आपको और सारे व्यूअर्स को। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वंदना जी, माहौल को कैसे देख रही हैं आप? मैं तो रोजाना न्यूज़ पढ़ पढ़ के, मतलब अभी जो है, जैसे मैंने लास्ट इंटरव्यू में भी मेहता जी से बात किया था, तो मैंने बोला अभी तो सोना चांदी छोड़ के इंटरनेशनल न्यूज़ का एक्सपर्ट बनना पड़ रहा है। जी वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही कहा है। और यहाँ पे सब कुछ देखना पड़ रहा है। जियो पॉलिटिक्स से लेके आपको एलबीएम में भी देखना पड़ रहा है, आपको वर्ड्स भी देखना पड़ रहा है। हम पहले इन्वेंट्रीज को रेफर करते थे और फिर हम उस जैसे कि पोजीशंस कितने खड़े हैं, स्पेकुलेटर कितने हैं, कमर्शियल यूजर कितने हैं। लेकिन अब तो यहाँ पे ये भी हो रहा है कि ऑडिट हो रहा है, तो वर्ड्स में क्या है, ये भी एक बड़ी क्यूरियस सी बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा शिफ्ट है। और पीस डील की बात भी हो रही है। तो लगभग आप यहाँ पे जब हम पहले जब काम करते थे 10 साल पहले, तो हमें क्रिप्टोज का प्रेशर नहीं होता था। तो यहाँ हम क्रिप्टोज भी देख रहे हैं कि क्रिप्टोज में से पैसा जा रहा है। और ट्रम्प का हर दिन एक नया स्टेटमेंट आना, या एलन मस्क का प्रॉक्सी हम लोग कहते हैं, तो उनका स्टेटमेंट्स आना, ये माहौल को बहुत ज्यादा अनसर्टेन करके रखा हुआ है। इसका असर इक्विटी पे आ रहा है। और इक्विटी में जब तक वीरेंद्र जी यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, मुझे नहीं लग रहा है कि जो हम लोग एक्सपेक्टेशन $40-50 का भी टूटने का होता है गोल्ड का, वो यहाँ पे आएगा फिलहाल। मैम, अब जैसे ट्रम्प ने कल भी कहा कि जो टैरिफ है मैक्सिको और कनाडा पर 1 महीने के लिए टाल दिए गए थे, पर अब 1 महीना तो होने जा रहा है। और आज 25 तारीख हो गई और 28 फरवरी 28 का महीना है। तो 1 तारीख को, मतलब अगले वीक, वो बोल रहे हैं कि वापस से जो है टैरिफ वो इंटैक्ट है और वो करने वाले हैं। तो क्या मार्केट अभी डिस्काउंट कर लिया है या एग्जैक्टली जब टैरिफ इंप्लीमेंट हो जाएंगे तब तक का वेट कर रहा है मार्केट, और इसका कितना असर हो सकता है सोने चांदी के भाव पर? एक चीज हम लोगों ने वीरेंद्र जी देखा है कि ये जब स्टेटमेंट देखते हैं, तो ये मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली रीड करते हैं कि क्या काउंटर, मतलब कि क्या स्टेटमेंट आ रहा है अदर कंट्रीज से। तो उन्होंने बात भी करी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इन बिटवीन ये फिर अपने बात से मुकर भी जाते हैं कि नहीं भैया, हमें इम्प्लीमेंट करना है तो करना है। चाइना के केस में हम लोगों ने ये चीज होता हुआ देखा। उन्होंने दावोस में बोला कि ठीक है, बात अच्छा हुआ, अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम यहाँ फिर से टैरिफ इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को ये मान के चलना होगा कि आज न कल, 1 महीने देरी से ही सही, लेकिन ये टैरिफ लगाएंगे। और इसका असर मैं यहाँ पे बिंदर जी ज्यादा चांदी पे आता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि मैक्सिको जो है वो चांदी सप्लाई करता है। 70% लगभग मुझे लग रहा है कि यूएस मैक्सिको से मंगाता है। तो मेरे ख्याल से जब चांदी की प्रीमियम है, बात तो गोल्ड की हो गई है, गोल्ड में बहुत सारा प्रीमियम एड ऑन हुआ, शॉर्ट स्क्वीज आता हुआ देखिए। हम लोगों ने यहाँ पे बात करी कि इतना ज्यादा फिजिकल जो है वो सप्लाई आया यूएस में थ्रू एलबीएमए टू कॉमिक्स। लेकिन अब बारी यहाँ पे चांदी की है। मुझे लग रहा है कि चांदी ने ऑलरेडी यहाँ पे दिखाया है कि कितने शॉर्ट पोजीशंस बने हैं और कितना डिलीवरी जा रहा है कॉमिक्स में। और ये डिलीवरी जो है, मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि नाउ इट्स टर्न ऑफ सिल्वर टू शाइन। और मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी इंप्रूव होना चाहिए और सिल्वर में एक तेजी बननी चाहिए अब यहाँ पे। मैम, जैसे आपने सही बात नोटिस की कि गोल्ड तो शिफ्ट हो ही रहा है यूएस में, पर साथ ही साथ चांदी की जो डिलीवरी है वो भी बड़े पैमाने पे शिफ्ट हो रही है वहां पर। उसका भी डेटा जो है एलबीएमए ने भी जारी किया था। तो अभी यहाँ से क्या लग रहा है आपको सोने का भाव? क्योंकि चार्ट पर पढ़ना अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्या? जी वेंद्र जी, कह सकते हैं कि चार्ट पे पढ़ना मुश्किल लग रहा है। और इसकी वजह से मैंने क्या किया कि अब एनालिस्ट को बाकी चीजें भी देखनी हो रही हैं। तो पोजीशन कहाँ बिल्डअप है, ऑप्शंस में कहाँ पोजीशन बिल्डअप है, इन सब चीजों के सारे हम ये कर रहे थे कि नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तभी मैंने लगभग 1 महीने पहले कहा था, ऑप्शंस चेन में पोजीशंस को देखते हुए, कि कॉल में कहाँ सबसे ज्यादा बुआई खड़ा है या कहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। तो उसमें मैंने कहा था कि 2950 $2970, और अल्टीमेटली
350 से $3,000 के करीब हम एक पॉज आता हुआ देख सकते हैं, और उसके बाद अगर प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती तो सीधा $3,100 का एक जो अपसाइड है वो देखने को मिलेगा। लेकिन डाउनसाइड अभी भी आपको $2,800 से ज्यादा नीचे नहीं दिख रहा है, वहीं पे केप्ड है। इसी तरीके से अगर चांदी में देखा जाए, ऑप्शन चेन को अगर हम स्टडी करें, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस $35 जाएगा, और $35 पे एक पॉज देखने को मिल सकता है। उसको सरपास किया तो फिर मुझे लग रहा है कि $36.5 जाएगा। अपने मार्केट की बात करें तो अगर ये फॉलो करता है तो मेरे ख्याल से प्राइसेस जो अभी 96 95 वाले जोन में रहता है, ये हम क्विकली एक बार 1 लाख आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन चांदी की बड़ी समस्या ये है कि अगर इकोनॉमी में कोई न्यूज ऐसी आ जाए जो कि इकोनॉमिक वीकनेस को दिखाता है, तो फिर वो तरक के नीचे भी आता है प्राइसेस। और खासकर जबकि चाइना से हम लोग देखते हैं कि मतलब कोई भी नेगेटिव न्यूज आ रहा है तो यहाँ पे चांदी चलने के लिए तैयार है, बशर्ते कि कोई हिकअप्स ना आए, इकोनॉमिक डेटा बहुत ज्यादा खराब होके ना आए। और भारत में मैम? मुझे तो लग रहा है कि भारत में अब तो कहते हैं कि पुअर्स मैन गोल्ड है, इसको हम आज से नहीं बहुत पहले से बोल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि चांदी में अगर वीरेंद्र जी देखें तो आप सिल्वर ईटीएफ देखिए, गोल्ड ईटीएफ को बाजार पकड़ने में समय लगा था, लेकिन सिल्वर ईटीएफ की बड़ी डिमांड है। और मुझे लग रहा है कि सेबी को यहाँ पे क्रूड और कॉपर का भी ईटीएफ लाना चाहिए। डिलीवरेबल वो है नहीं, तो मुझे लग रहा है कि ये इन सब चीजों में अगर लाते हैं तो कमोडिटीज में भी लोगों का एक्सपोजर बढ़ेगा, फंड्स का एक्सपोजर यहाँ पे बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो हम उसके सफर तो है ही है। तो हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन क्यों ना करें, प्रीमियम क्यों ना ऐड ऑन करें। तो मुझे लग रहा है कि भारत की बात की जाए तो फिजिकल में भले ही थोड़ा सा मतलब कम होता हुआ हम देख सकते हैं या एट पार रहेगा, लेकिन सिल्वर ईटीएफ पे मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना चाहिए, और सिल्वर ईटीएफ की रैली कैचअप होगी। और इसमें आसान भी है, छोटे छोटे आप पॉकेट मनी से भी आप सिल्वर ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं, और लोग यहाँ पे जागरूक हो रहे हैं। और यहाँ पे इक्विटी में जो एक क्रैश नहीं बोल सकते लेकिन एक करेक्शन फेज में, करेक्टिव फेज में हमारी मार्केट है, और वहां पे पिकअप में समय लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप फिजिकल में जाइए या फिर आप सिल्वर ईटीएफ में जाइए, लेकिन अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में आ रहे हैं तो अच्छे रिसर्च के साथ आप एंटर करिए, और एग्जिट एंटर और एग्जिट जो है काफी डिसिप्लिन वे में आपको करना होगा। भारत में सोने का भाव कैसे देख रही है मैम? मुझे लग रहा है यहाँ पे भारत में सोने का भाव अभी नई हाई की बात करना यहाँ पे अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। हर दिन एक हम हरा नया मतलब भाव आता हुआ देख रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा करेक्शन आता भी है तो 84,700 तक आना चाहिए नीचे की तरफ। एक सपोर्ट वहां पे बनता हुआ दिख रहा है। और अगर ये हमारा इंटरनेशनल मार्केट में लेवल जो है ये अगर टूटेगा 2974 वाला जो कल एक हाई लगा है, तब अपसाइड मुझे लग रहा है कि फिर से एक बारी 87,000 तक प्राइसेस, 87,000 से 87,500 तक आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपको नीचे की तरफ भाव मिले तो जाके आप यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे रैली ओवरहीटेड है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे पीस स्टील में थोड़ा सा भी मुझे लग रहा है कि डेवलपमेंट हो गया ना, तो 700-800 पॉइंट टूटना कोई बड़ी बात नहीं रहेगी, लेकिन 700-800 पॉइंट का मार्जिन कॉल देना बहुत पेनफुल होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। 84,700 800 मुझे लग रहा है 85,000 मान के चलिए, वहां पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। अगर न्यू हाइस बनता है तो फिर यहाँ पे 87,200 तक के लेवल्स आता हुआ दिख सकता है। मैम पिछले साल जब हम वीडियो बनाते थे तो हम हमारे एनालिस्ट से पूछते थे कि सोना 80,000 कब जाएगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ 80,000 कब जाएगा। अब मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी 86,000 वहां पर है, तो अब 80,000 पीछे की ओर कब जाएगा? 80,000 आ जाए तब तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में बड़ी खुशी का माहौल होगा, और वो मुझे लग रहा है कि वो ऐसा सिचुएशन होगा वीरेंद्र जी जो कि अभी उसकी हम पटकथा नहीं बता सकते, लेकिन वो तब होगा जबकि हमारा जो इकोनॉमिक मार्केट है, जो हमारा इक्विटी मार्केट है, वहां पे सेंटिमेंट बूस्टअप हो, ये जियोपॉलिटिकल टेंशन सेटल हो, और ट्रम्प जो है वो सेटल हो, और वो मतलब नए नए डिसीजंस को ज्यादा न रखे। तो मेरे ख्याल से वो एक माहौल होगा। अभी इन्होंने जो माहौल बना के रखा है, ये पावर शिफ्ट हो रहा है, और पावर शिफ्ट हो रहा है किस तरफ हो रहा है ये अनुमान लगाना भी बड़ा मुश्किल अभी हो रहा है कि पावर शिफ्ट कैसे होगा। और जो न्यू ट्रेड रिलेशंस बन रहे हैं कंट्रीज के बीच में, तो किसमें बनेंगे। चाइना रशिया जो बिल्कुल एंटी यूएस माना जाता था, अब रशिया और यूएस का एक हम लोग देख रहे हैं कि ट्रेडिंग पार्टनरशिप बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है जो कि हम लोगों ने डिकेट्स में आता हुआ नहीं देखा था। तो मेरे ख्याल से ऐसे माहौल में गोल्ड का 80,000 जाना तो बहुत मुश्किल लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर नीचे आता भी है तो मैक्सिमम जो हम लोग पहले बोलते थे 82,000, वो लेवल यहाँ पे आ सकता है। और मुझे याद है कि मैंने
ईयर एंड 2024 में मैंने 78 भी बोला हुआ है, मुझे वो याद है कि मैंने 78,000 बोला था कि एक बार 78,000 आना चाहिए। लेकिन अब वो बहुत दूर की बात होगी, मुझे लग रहा है कि आएगा तो 82,000 के करीब आना चाहिए। और वहां से फिर से जो बाइंग आएगी वो बहुत एग्रेसिव बाइंग आएगी। और अगर एलबीएमए और सीएमई के बीच में अगर ये जो फिजिकल जो यहाँ पे अपना कह सकते हैं कि जा रहा है सोना, वहां जा रहा है, डिलीवरी हो रही है, वो चीजें थमती हैं, तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है गोल्ड में 200 का फॉल का। तो मुझे लग रहा है 82,000 मान के चलना चाहिए कि मैक्सिमम फॉल आएगा तो 82,000 आना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि इक्विटी मार्केट में गिरावट आती है तो लोग धड़ाधड़ बेचना शुरू कर देते हैं, पर गोल्ड की गिरावट का लोग वेट कर रहे हैं। जैसे आपने बोला 80,000 आएंगे तो लेने के लिए इतने बैठे हुए हैं कि वो एक लेवल कोई उनको मिल जाए तो पूरी दुनिया में, मतलब सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग उसको लेने के लिए, उनको बोलना नहीं पड़ता है कि सोना नीचे आ गया खरीद लो, इक्विटी में बोलना पड़ता है कि नीचे आ रहा है अब खरीदो। बिल्कुल वीरेंद्र जी, और एक चीज और आप देखेंगे, इक्विटी नीचे जाने लगती है तो लोग लॉस पे भी अपने फंड को वहां पे लिक्विडेट करना चाहते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि म्यूचुअल फंड है, एसआईपी है, तो आप उससे मतलब लिक्विडेट ना करें, ये फिर से मार्केट इंप्रूव होगी। गोल्ड में हमें नहीं बोलना होता है कि गोल्ड में मार्केट इंप्रूव होगी, उन्होंने देखा है कि 45,000 का गोल्ड अब यहाँ पे 85,000 के करीब आया है। और मेरे ख्याल से ये सरकार का अगर प्राइसेस नीचे आती हैं तो इंपोर्ट इतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, इतनी ज्यादा खरीदारी होगी, लोग तैयार बैठे हुए हैं अब। पहले क्या होता था कि हमें बोलना पड़ता था कि 55,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, फिर वो बढ़ा तो 60 हुआ, 65 हुआ, अब लोग 80,000 भी आ जाए तो लोग लेने के लिए तैयार है, जिनको शादी के लिए खरीदना है या फिर जिनको अदर पर्पज से खरीदना है। तो मुझे लग रहा है कि 80,000 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि 80,000 आने के बाद उसका जो क्वार्टरली डेटा आएगा डब्ल्यूजीसी का, उसमें इंडिया का इंपोर्ट सबसे ज्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से लोग तो तैयार बैठे हैं, चाहे वो आपको फंड्स के जरिए हो, ईटीएफ हो, या फिर फिजिकल आपको हो। कल मैं एक मैसेज भी पढ़ रहा था, मैंने एक वीडियो में भी चर्चा की, ये मेरा आखिरी सवाल है कि अगर आपके घर में दो बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा जो है गोल्ड को बना लीजिए, और जितना पैसा आप उन दोनों बच्चों पर खर्च कर रहे हैं अगले 25 साल पर तक, उनकी एजुकेशन, उनके लालन पालन जितना खर्च कर रहे हैं गोल्ड पर भी खर्च करिए उतना ही पैसा। और 25 साल बाद फिर आप देखिए कि आपने के दोनों बच्चे और फिर ये आपका तीसरा बच्चा गोल्ड, ये जब बड़ा होगा तो कितना आपके पास कॉर्पस होगा। ये बहुत इनोवेटिव और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। और इसमें श्योरिटी है कि वो बच्चा आपको बुढ़ापे में बहुत अच्छे से हैंडल करेगा, वो बिल्कुल आपकी कंट्रोल में है, और वो आपके बुढ़ापे में बहुत मतलब मदद करेगा। और मुझे लग रहा है क्या कि अगर इसको वीरेन जी हम नंबर टर्म्स में देखें तो पिछले 3 साल का सीएजीआर अपना 16% है। 16% है। तो ऑन एन एवरेज अगर आप मान लीजिए कि एक बच्चे पे 5 लाख भी मतलब 10 लाख भी आप खर्च करते हैं, 5 लाख होता नहीं है, 7 8 भी मान के आप चलिए, अगर नहीं, हम इतना तो आप दो गोल्ड लाख में ही दे लगा लें, रहे 2 लाख ही दे तो 25 दूना 50, तो 50 लाख तो आपने ऐसे ही खर्चा कर दिया 25 साल में। मतलब 25 साल सोना में, ले, 50 लाख का सोना ले लिया, और 25 साल पहले किस भाव का सोना था और आज किस भाव का एवरेज करेंगे तो मतलब इनॉर्मस कॉर्पस। एनॉर्मस कॉर्पस होगा यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत इनोवेटिव और बड़े साइकोलॉजिकल टर्म में इसको समझाया है ताकि जो भारतीय जनता है वो समझे उसको। लेकिन फैमिली को हम प्रेफर करते हैं, लेकिन साथ में इसमें गोल्ड को करना होगा। आखिर वो आपके जो दो बच्चे हैं उनके भी काम आएगा, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से चाहे वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहे, चाहे वो पढ़ाई में लगाना चाहे, वो बच्चों के लिए भी है और आपके लिए भी है, तो मल्टीपर्पज है। इसलिए है कि सोना इतना एक्सेप्टेबल है। आप डायमंड को रख के बेचने जाएंगे तो वो आपसे इतना पूछेगा कौन सी क्वालिटी का है, कहाँ है, वो फॉरेन कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है या नहीं। डायमंड में तो नकली का भी बहुत ज्यादा वो होता है, हम खुद नहीं फर्क कर पाते हैं, लेकिन सोना की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत स्ट्रांग है। जी मैम, और भारतीयों को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है इस मामले नहीं। में। पर ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि अगर 25 साल पहले भी अपन 1 1 लाख रुपया 25 साल तक इन्वेस्ट करते गोल्ड में तो आज कितना बड़ा, मतलब किसी को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करने की नहीं जरूरत नहीं नहीं। होगी। चलिए चलिए, मैम, थैंक यू सो मच। थैंक आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे मैम जाते जाते आप? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे क्लाइंट से मेरे सजेशन पे पोजीशन हो सकती है, लेकिन मेरा पर्सनल कोई भी इन्वेस्टमेंट इन स्ट्रैटेजीज पे नहीं है डेरिवेटिव मार्केट। दोस्तों यहाँ मैं भी बता दूं कि ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय लीजिएगा, साथ ही अपने स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिएगा। थैंक यू सो मच।